करोड़ों रुपए भी लगाएं और अपना पूरा जीवन लगा दें, तब भी आपको इस तरीके का एक्सपीरियंस, जी, ऐसा मौका अपनी ज़मीन से जुड़ने का, अपनी मातृभूमि को देखने का, और कोई संस्था ऐसा नहीं दे सकती जो ये देती। अभी भी अगर मैं किसी को नहीं भी जानता हूँ, कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, और मैं उनको फ़ोन करके एक बार बोलूँ कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ और मैं उस रेजिमेंट का हूँ और ये मुझे परेशानी है, तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि वहाँ से कुछ ना कुछ मदद या कुछ ना कुछ उनकी तरफ से जवाब आएगा। कोई सक्सेसफुल हो सकता है जी। तो आई थिंक आज की डेट में हिंदुस्तान से अच्छा कोई इकोसिस्टम प्रोवाइड नहीं करता। जी। सेम गोज़ फॉर अफगानिस्तान। ये लोग रातों रात वहाँ से भागे थे, जी, जो बच गए वो मारे गए। जी। जब तालिबानियों ने वापस कंट्रोल करा, मैंने बोला यहाँ चारों तरफ गोली चल रही है, हम फंसे हुए हैं, तो क्या खुदाई कर, हम क्या इसमें कब्र बना के बैठेंगे? बोला नहीं साहब, ये लोग अपने जो है वेपन्स और अपने बचने के लिए यहाँ पर पक्का झोंपड़ियों के नीचे कुछ ना कुछ तहखाना बना के रखते हैं। अच्छा। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद ब खुद गढ़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आपका वंदे मातृभूमि चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वंदे मातृभूमि चैनल में हम वीर से भारतीय सैनिकों के साथ में साक्षात्कार करके कुछ उन अनदेखे पहलुओं, कुछ उन अनसुलझे पहलुओं को और उनके जीवन के चैलेंजेस को बातचीत के जरिए आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो आज इसी सीरीज़ में हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा, लेकिन उनके बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी वीरता, अपनी सूझबूझ से भारतीय सेना को अपना योगदान दिया, और वही नहीं बल्कि सेना के कार्यकाल के बाद भी आज अलग अलग क्षेत्रों में अब भारत के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में वो अपना योगदान निभा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारे बीच हैं सेना के रिटायर्ड कर्नल श्री शशांक कौशल जी। शशांक कौशल जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त निकाल करके हमारे व्लॉग में दर्शकों के साथ अपने एक्सपीरियंस साझा करने के लिए आज आप तैयार हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। व्लॉग शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं इस बारे में जानना चाहूँगा कर्नल कौशल जी कि एक सैनिक के रूप में जब आपने शुरुआत की तो आपके अंदर क्या कुछ किसी तरीके का एक संदेह, किसी तरीके का एक जिसे कहते हैं ना कि मैंने इसी कैरियर के लिए सोचा था, इसी कैरियर को मैंने आज अपने ड्रीम को अचीव कर लिया, इस तरीके का कुछ आपके अंदर चल रहा था, या ये लाइफ में अपने एक जैसे कहते हैं ना किस्मत का खेला था और वो अपने आप आ गया सामने और मैंने पकड़ लिया, लेकिन हाँ कहीं ये लगा कि जो किस्मत ने दिया वो बहुत अच्छा था? तो क्या कुछ ऐसा कुछ आपके साथ में घटित हुआ? आपके अंदर की उस समय की भावनाएं मैं जानना चाहूँगा। तो देखिए, जब मेरे बचपन का जो समय है वो एक जगह है अम्बाला कैंट। अच्छा। अम्बाला चौक। हाँ जी, अम्बाला चौक। बहुत बड़ी छावनी है जी। मेरी पढ़ाई लिखाई वहाँ के एयरफोर्स स्कूल में हुई है। ओके। और हमारा घर भी बिल्कुल छावनी के बीचों बीच होता था। जब दिन रात हम अलग अलग यूनिफॉर्म्स में, चाहे वो एयरफोर्स वाले हों ब्लू यूनिफॉर्म में या ग्रीन ओजी यूनिफॉर्म में आर्मी वाले हों, जब इनको देखते थे, एक दो के घर भी जाते थे, जो कि बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे उनके घर भी जाते थे, तो आई थिंक उस वर्दी को देख के, उनकी इज्जत को देख के, और जिस तरीके से वो सहजता से रहते थे जी, वो देख के बहुत ही वो ऐसी इम्प्रेशनेबल एज होती है, आपके मन पे ऐसी छवि घर कर जाती है कि मन में इच्छा थी कि हम भी वर्दी पहनेंगे। अच्छा। तो जब तक फिर कॉलेज गए, कॉलेज में दोस्तों के साथ बैठ के एग्ज़ाम दिया, और जब तक हम कॉलेज का फाइनल रिजल्ट ले पाते उससे पहले फौज में आ गए जी। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत सारे ऑप्शंस देखने के बाद आया, इनफैक्ट आई थिंक और कुछ ये आपने जब डेस्टिनी की बात करी तो मैं मानता हूँ ये बात को जी कि ये डेस्टिनी होगी जी। हो सकता है अगर मैं उस समय नहीं जाता
तो मैं और ऑप्शंस अपनी जिंदगी में देखता, लेकिन ये डेस्टिनी रही होगी कि मन में वो सोचा था और उसी तरीके से हो गया। बिल्कुल, यही बात मैं जानना चाह रहा था कि होता यही है कि हमारे सामने बहुत से ऑप्शंस होते हैं उस जी। एज में, और डेस्टिनी ही कुछ ऐसा हमारे सामने लाती है। अब हमारे ऊपर है कि हमने उसको चूज किया कि बिल्कुल, नहीं किया। बिल्कुल। तो यही चीज मैं आपसे जानकारी लेना चाहता था। तो सर, एज अ कर्नल कौशल, आपकी जर्नी कैसी रही एज अ सैनिक, एज अ सोल्जर? आप कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे, क्या क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे, उसके बारे में कुछ दर्शकों से साझा करना चाहेंगे हम इस बातचीत के जरिए। सबसे पहले तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में या पूरी दुनिया में, जी क्योंकि मैं बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग देशों के डिफेंस ऑफिसर से मिला भी हूँ, उनसे बातचीत भी हुई है, और बड़े बेबाक तरीके से, बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से आपस में बातचीत हुई है। क्योंकि आप एक, चाहे आप इस देश के सैनिक हैं या किसी और देश के सैनिक, जी एक सैनिकों में एक तरीके का कम्युनिकेशन और एक तरीके का जो रिलेशनशिप बनता है वो बियॉन्ड बॉर्डर्स होता है। जी तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में या किसी भी देश में इससे अच्छा कोई जीविका का साधन और अपने देश के लिए सेवा करने का तरीका और कुछ नहीं हो सकता। ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जीविका है, एक ऐसा जीविका नहीं कहेंगे एक्चुअली, ये एक जीने का तरीका है जी जिसमें आप पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। पूरे भारत का भ्रमण करना आप वैसे भी कर सकते हैं, ट्रेन में जाके, बस में जाके, एयर बिल्कुल। फ्लाइट राउट से जाके, लेकिन वहाँ रहना और वहाँ के लोकल कल्चर्स को देखना, वहाँ की संस्कृति को समझना, वहाँ के लोगों के बारे में परेशानियाँ समझना, उनकी किस तरीके की सोच है, किस तरीके से उनके पुराने रीति रिवाज हैं, उतना डेप्थ में, उतनी ज़्यादा डेप्थ में कोई और ऐसा कोई और तरीका नहीं होगा जिसमें आप वो समझ पाएंगे। जी मैं आपको बताऊं कि मैंने लेह के ऊपर जो हमारा एक आखिरी गांव है उसका नाम है त्याक्षी। जी अब तो लोग तुरतुक तक जाते हैं, तुरतुक वहां से लगभग 7-8 किलोमीटर पीछे है। जी, शायद उसको बोलते हैं आखिरी गांव है जी, वो, जी। जो चाइना बॉर्डर उसके बाद शुरू हो जाता है, पाकिस्तान बॉर्डर है पाकिस्तान उधर। बॉर्डर। ओके और वो तुरतुक और त्याक्षी जो है 1971 तक पाकिस्तान में था। जी 47 से पहले हमारा था। अच्छा 47 में कैप्चर हो गए, पाकिस्तान के पास चला गया। जी 71 में हमने वापस रिकैप्चर करा। जी वहां से वो आखिरी गांव से लेके और विवेकानंद रॉक जो जी। कि हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जी ईस्ट में अरुणाचल और मेघालय, और वेस्ट में जैसलमेर, बाड़मेर जो कि आखिरी पॉइंट है आपका। जी और ये सब जगह के अलग अलग मौसम है, अलग अलग तरह की प्रकृति है। ईस्ट में छोटी पहाड़ियाँ हैं और ह्यूमिडिटी है। जी वेस्ट में जैसलमेर बाड़मेर की तरफ गर्मी है, रेत है। नॉर्थ में जहाँ मैं त्याक्षी की बात कर रहा हूँ वहाँ माइनस में टेम्परेचर है। जी साउथ में जहाँ मैं बात कर रहा हूँ वहाँ समंदर है। जी अलग अलग प्रकृति के रूप को देखने के लिए इससे अच्छा जगह नहीं मिल सकती, और मैंने ये सब देखा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप करोड़ों रुपए भी लगाएं और अपना पूरा जीवन लगा दें, तब भी आपको इस तरीके का एक्सपीरियंस, जी ऐसा मौका अपनी ज़मीन से जुड़ने का, अपनी मातृभूमि को देखने का, और कोई संस्था ऐसा नहीं दे सकती जो ये देती है। जी बिल्कुल, इस बात से मैं भी अग्री करता हूँ। और ये कैरियर ऑप्शन बहुत कुछ लकी फ्यू को ही मिलता है जी। और ये आपको सेवा करने का मौका मिला, आप भी शायद उनमें से आपने बड़ी चुनिंदा। इंटरेस्टिंग बात बताई मेरे को कि मैं बताऊं, मेरे बड़े भाई जो हैं, जी मेरे से 3 साल बड़े हैं, उन्होंने लगभग 8-9 बार एनडीए और 6-7 बार सीडीएस के लिए अपीयर करे और हर बार रिटन पेपर एग्जाम जी क्लियर करा। जी और वो एसएसबी के लिए गए और हर बार जाने क्या कमी रही होगी, क्या जी। होगा। और क्योंकि वो उस तरीके से कर रहे थे तो मेरे को मन में थोड़ी शंका थी, क्योंकि वो मुझसे पढ़ाई लिखाई में भी तेज थे, भागने दौड़ने में भी तेज थे। और जब मैं रिटन क्लियर हुआ तो मेरे मन में शंकाएं थी बहुत सारी जी। कि ये होगा नहीं होगा, कैसा होगा, पर नियति की बात है, नियति वापस की डेस्टिनी की बात करें जी। तो ये बात आपकी सही है कि कुछ भाग्यशाली लोगों को मिलता है, जी और उसके लिए आपके मन का जज्बा
आपके मन में अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम और माँ बाप का आशीर्वाद है। बिल्कुल सही ये कहा दोनों आपने। चीजें चाहिए आपको। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस बात को जानकारी में मतलब आपने जो दी वो बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है कि ये आने वाली जनरेशन के लिए भी एक तरीके का मैसेज है, क्योंकि उनके सामने भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज जी। की डेट में बोलें तो और भी ज़्यादा हैं, जितने शायद आपके सामने थे उससे आज कुछ नहीं है तो 10-15 गुना ज़्यादा ही बिल्कुल होंगे। है। और उनके सामने जब इतने सारे वास्ट ऑप्शंस खुले हुए हों तो उसमें से एक पिक एंड चूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखिए, मैं आज की डेट में देखता हूँ जो टेक में है, क्योंकि मैं अभी जो मैं काम करता हूँ उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जी लेकिन मेरा बहुत समन्वय रहता है यंग जनरेशन जेन जी के साथ। जी बहुत सारे यंगस्टर्स को और स्टार्टअप्स को मैं मेंटर करता हूँ, उनको दिशा मार्गदर्शन करता हूँ उनका, और उनके साथ बहुत लगातार मेरी बातचीत चलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि उनमें से कुछ बहुत सक्सेसफुल हुए हैं पिछले 4-5 साल में, जी और अगर हम आर्थिक रूप से बोलें तो बहुत सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल पर जब मैं उनकी जीवन शैली को देखता हूँ और जीवन को देखता हूँ तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि इतनी आर्थिक सक्सेस के बाद आप उस जीवन शैली को वैसे नहीं जी सकते बिल्कुल जैसे मैंने जिया है। बिल्कुल सर, मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। मेरा भी कुछ डिफेंस पर्सनल से इंटरेक्शन होता रहता है, तो उसमें ये बात निकल के आती है कि जो लाइफ स्टाइल एक आर्मी पर्सन की हो सकती है, आर्मी मीन्स डिफेंस पर्सन, उसमें सारी इंक्लूडेड जी। है, वो एक आम आदमी को मिल ही नहीं सकता जी, नहीं वाली मिल बात है। अगर हम बहुत अच्छा आर्थिक रूप से सक्सेसफुल हैं तो होगा क्या कि हम सुबेरे से लेकर के रात तक स्लॉग जी। कर रहे हैं, और एक्चुअली हमारे पास अपनी और अपनी फैमिली के लिए ही समय नहीं है। जी। तो कुल मिलाकर के हमारे पास देखें तो हम वैसे ही खाली हाथ हैं, पैसे ज़रूर हैं बट बाकी चीज़ों में हम खाली हाथ हैं। तो ऐसा कुछ आपको भी लगता है? मैं जी बिल्कुल, मतलब मैं बहुत सारे अपने ये यंग जनरेशन वालों को अपने साथ लेके जाता हूँ फील्ड एरियाज में। जी जब कभी ऐसा मौका मिलता है, क्योंकि जो हम काम करते हैं उसमें कई मदद होती है आर्मी को, डिफेंस को, अलग अलग तरीके से। तो क्या होता है कि मैं अपने साथ 2-4 अपने साथ मेंटीज को लेके जाता हूँ, और उनको, ताकि उनको दिखे कि हम क्या काम करते हैं, जी। फौज कैसे रहती है। और जो एक बॉन्ड, एक जो हमारा बंधुत्व, जो एक फौज में सिर्फ नाम से और आपका इससे कि आप फौज में रहे हैं, जी जो बॉन्ड बना होता है वो इतना अटूट है कि वो आपकी पूरी जिंदगी चलता है और मरने के बाद भी चलता है। बिल्कुल सर। हमारा मुझे अब फौज छोड़े हुए लगभग 19 से अभी 25 हो गया, तो 6 साल समझ लीजिए। अभी भी अगर मैं किसी को नहीं भी जानता हूँ, कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, और मैं उनको फ़ोन करके एक बार बोलूँ कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ और मैं उस रेजिमेंट का हूँ और ये मुझे परेशानी है, तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि वहाँ से कुछ ना कुछ मदद या कुछ ना कुछ उनकी तरफ से जवाब आएगा मेरे को। बहुत अच्छी। तो ये इस टाइप का जज्बा जो है, और इस टाइप का जो रिलेशनशिप है, और इस टाइप की जो बॉन्ड है, जिसको आज की डेट में सिविल वर्ल्ड में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो HR के सॉल्यूशंस बताते हैं जी they can never reach that level of bond and friendship. राइट सर। सो सर, जितना भी आपकी बातचीत से मुझे आइडिया हुआ, तो एक अपनी ओवरऑल वर्क लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट या किसी ऐसे मिलिट्री ऑपरेशंस में आप इन्वॉल्व रहे हो जो थोड़ा सा रोमांचक रहा हो, या जिसमें ऑलमोस्ट जान का भी खतरा रहा हो और टीम ऐसे चैलेंजेस में फंस गई हो जहां से निकल पाना मुश्किल रहा हो, और आप लोगों ने मिलकर के कुछ ऐसा किया कि यू केम आउट ऑफ दैट सिचुएशन? सो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं, बट मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जो कि मेरी ये किताब है जी, इसमें एक कहानी है द एंकर करके। अच्छा। इसमें 13 छोटी कहानियां, उसमें एक कहानी है एंकर। वो मेरे उस समय की है जब मैं, एक जगह है जम्मू और श्रीनगर के बीच में, रामबन। जी, रामबन लगभग बीच में आती है जी। वहाँ एक, उससे आगे एक जगह है जिसको खूनी नाला बोलते हैं। वहाँ मैं पोस्टेड था और हमारी पूरी टीम थी। हमारी जिम्मेदारी का इलाका लगभग 35 किलोमीटर का था, और उसमें जिम्मेदारी ये थी कि दिन में जो आर्मी के कॉन्वॉयज या BSF के कॉन्वॉयज जा रहे हैं या कोई VIP मूवमेंट है, तो हमें वो रोड को सिक्योर करना है ताकि कोई किसी तरीके की उसमें शरारत ना हो सके जी।
मैं जहाँ रहता था उसके सामने दूसरी तरफ चिनाब नदी थी और चिनाब के दूसरी तरफ पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पे एक टेररिस्ट था और उसका नाम था मूसा। अच्छा। और हम जानते थे कि वो वहाँ रहता है, वो भी जानता था कि हम नीचे रहते। अच्छा। संडेज को जबकि कॉन्वॉय नहीं चलता था उस दिन पे, तो हम जनरली थोड़ी देर बाहर चिनाब के साथ बैठ जाते थे, तो वो रेडियो पे हमसे बात करता था। अच्छा। कि मेजर साहब मौसम अच्छा है लेकिन ऐसे बाहर खुले में मत बैठा करो। अच्छा। तो हमने बहुत कोशिश करी कि हम उसको किसी तरह पकड़ सकें, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर वाले साइड में था और हम जैसे ही मूवमेंट शुरू करते थे उसको कहीं ना कहीं से खबर लग जाती थी। तो ऐसे ही एक बार हमें रात को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और हम उसको पकड़ने के लिए उधर जाना था हमको, लेकिन वो किसी गांव वाले की बदमाशी थी। बीच में हमें एक छोटा गांव था, उसमें हमें फंसा लिया गया जी। और वहाँ से निकलने के लिए मेरे साथ मेरे 6 लड़के और थे। मुझे कुछ रात, अंधेरा रात बिल्कुल, और आपको रास्ता वो पहाड़ी में आपको मालूम है 1 या 2 छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं जी। उसी से जाना है। हमें कतई समझ नहीं आया कि हम किस तरीके से यहाँ बचेंगे और चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं और जहाँ भी बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे। तो मेरा एक जवान था, ऐसे में ये बहुत कमाल की चीज़ ये है कि आप जब मुसीबत में घिरे होते हैं तो आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है जी। तो उसने एक झोंपड़ी साइड वाली पकड़ी और झोंपड़ी में खुदाई करनी शुरू करी। मैंने बोला यार यहाँ चारों तरफ गोली चल रही है, हम फंसे हुए हैं, तू क्या खुदाई कर रहा है, हम क्या इसमें कब्र बना के बैठेंगे। बोला नहीं साहब, ये लोग अपने जो है वेपन्स और अपने बचने के लिए यहाँ पर पक्का झोंपड़ियों के नीचे कुछ ना कुछ तहखाना बना के रखते हैं। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है देखो। उसने देखना शुरू करा एंड सचमुच उसके नीचे से लकड़ी के 2 फट्टे निकले। हमने वो निकाले, उसमें हम घुसे और वो उसके नीचे छोटी सी सुरंग थी जो कि हमें उस गांव के बाहर ले जाके छोड़ गई। सो यू नो समटाइम्स, और वो इंसिडेंट जब भी मैं सोचता हूँ मेरे सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे निकलना मुश्किल था उस रात हमारा। ये सिर्फ वो लड़के की प्रेजेंस ऑफ माइंड थी। रघुवीर करके लड़का था हमारे साथ और वो पैरास का था। ओके। और उसने हमें उस दिन उस रात बचाया और हम निकले। अभी भी वो मुझसे बातचीत करता है। तो वो, हालांकि मूसा हमारे रहते वहाँ पर नहीं पकड़ा गया, बट हमारे निकलने के लगभग 6 महीने बाद पता लगा था कि उसका एनकाउंटर किया गया। ओके। लेकिन वो एक रात जो है वो मेरे जहन में बहुत बुरी तरह छपी हुई है। अब मैं आपको इसका क्यों मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ उसका एक बैकग्राउंड बताता हूँ जी। 99% जो फौजी हैं वो सब ऐसी जगहों पे रह के वापस आते हैं। हमारे यहाँ हम मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं जी। हम सोचते हैं कि बेटा लड़का है, रोता नहीं है, यू नो, लड़कों को रोना अच्छा नहीं है, लड़कियां रोती है। तो हम उस तरीके से पाले गए हैं जहां हमें बताया गया है कि मर्द हो और आपका दिमाग बिल्कुल यू नो तगड़ा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, आपको इन सब चीज़ों का असर नहीं होना चाहिए। लेकिन इंसान हूँ जी, मरने से मैं भी उतना ही डरता हूँ जी। यूनिफॉर्म में बुलेट प्रूफ नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म है तो मुझ में हिम्मत आती है। बिल्कुल। उस इंसिडेंट के बाद मैं कई दिनों तक अपने कैंप में जब होता था, हल्की सी आवाज़ से हल्की सी कोई कहीं कुछ सुनाई दे जाए, मेरी नींद खुल जाती थी। इनफैक्ट मैं जब अपना टेन्योर पूरा करके भी वापस आया हूँ पीस स्टेशन में, कई महीनों तक मैं रात को पूरी तरह सो नहीं पाता था। अच्छा। तो ये मेंटल हेल्थ का एक ऐसा इशू है जो कि जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। और कई बार आपको पता लगेगा कि यू नो फौजी वापस आया, उसने आके घर में झगड़ा कर लिया, उसने यहाँ मारपीट कर ली। ये समझिए कि वो किस हालात से आया है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ कोई ऐसा पारंपरिक तरतीब नहीं है जहां पर हम उसकी मेंटल हेल्थ का चेकअप करते हों। एक आदमी उस एरिया से जेएनके से मिलिटेंट से लड़के वापस आ रहा है, आके उसको पीस स्टेशन में बिठा दिया और उसको बोला कि अब आप वापस मेरी जिप्सी के ड्राइवर है। अच्छा। वो अभी तक मेंटली सेट नहीं हुआ है
किसी तरीके की काउंसलिंग वगैरह का सिस्टम है? जहां हमें कहीं नजर आता है कि ये शायद थोड़ा भटक गया है, वहां हम बोलते हैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूं, कोई तरतीबवार जी कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऐसी कोई काउंसलिंग नहीं है। जी हर इंसान अलग होता है। जी हो सकता है मैं और आप दोनों जाएं ऐसी जगह पे, तो वापस आए हो तो मेरे तो रोंगटे खड़े हैं, आपके नहीं होते। जी आप स्ट्रांग हैं मेरे से दिमाग में, उसी जगह से आए हैं। तो हमारा कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल कोई तरीका नहीं है जिसमें हम ये माने कि इस तरीके का एक काउंसलिंग। हालांकि हम यूनिट लेवल पे जब हम वापस आते हैं तो उसका इंटरव्यू करते हैं, उसके आसपास वालों को बोलते हैं कि यार इसका ध्यान रखना, अभी वापस आया है, हो सकता है अगर तुम्हें कुछ गलत लगे बताना, बट वो एक इंस्टीट्यूशनल तरीका नहीं है। जी तो जब मैं वापस अपना यूनिट में आ गया, उसके बाद जब मैंने कमांड करनी शुरू करी अपनी पलटन, तो मैंने ये तरतीब बनाई कि जो भी लड़का आएगा वहाँ से, आरआर से या इस एरिया से, वो आके पहले काउंसलिंग के लिए जाएगा। जी 15 दिन तक उसकी काउंसलिंग चलेगी, ताकि जो साइकोलॉजिस्ट है वो पूरी तरह हमें बता सके कि ये लड़का वहाँ से किस मेंटल कंडीशन में आया है। जी उसके बावजूद हमसे कई बार चूक हो जाती थी, लेकिन फिर भी अपने लेवल पे हमने कोशिश करा। तो ये एक इंसिडेंट ऐसा है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में उतार के कुछ और लोगों की भी मदद कर पाया, नीचे वालों की। बहुत अच्छी बात है सर, और ये थोड़ी सी जानकारी बहुत अहम है हमारे दर्शकों के लिए भी, कि हमें समझना होगा कि अगर सैन्य एरिया से कोई सैनिक आ रहा है तो उसका एक मेंटल लेवल डिफरेंट होता है और वो रिएक्ट कर सकता है कुछ इश्यूज पे। तो उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि उसका नेचर ऐसा है, बट हो सकता है उसके ऊपर उस एनवायरनमेंट का, उस एटमॉस्फेयर का असर हो। जी बहुत अच्छी बात कही आपने। तो सर इसके अलावा किसी और ऑपरेशन में आप इन्वॉल्व रहे हो जिसमें जो मेजर हमारे आर्मी के? जी, और पराक्रम में हम थे और विजय में थे, हम डिप्लॉयड थे वहाँ पर, बट वो जो टाइम है और वो जो एरियाज है उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो बिल्कुल एक्सेप्टेड। लेकिन वो दोनों ऑपरेशंस कई रात मैं जिस रेजिमेंट से आता हूँ उनके पास, हमारे पास छोटे टैंक होते हैं, हल्के टैंक, लाइट टैंक्स, मतलब इस तरीके का, उसको बीएमपी बोलते हैं जी। और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा टैंक है जो कि हवा से, हेलीकॉप्टर से, पैराशूट के साथ फेंका जा सकता है। अच्छा। पानी में नदी क्रॉस करके जा सकता है या समंदर में जा सकता है, और रेत पे और बर्फ पे तो चलता ही चलता है, वो तो चेन्स की वजह से वहाँ चलता है। लेकिन ये एक ऐसा एम्फीबियस व्हीकल है जो कि बहुत ही कमाल की मिलिट्री व्हीकल है जी। हम कई रात लगातार उसी व्हीकल में सोए हैं या उसके ऊपर सोए हैं जी ड्यूरिंग द ऑपरेशंस, जब हमें पता था कि होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। सेफ आ गए वहाँ से, ठीक है। बहुत लोगों को खोया हमने, अपने दोस्तों को, यारों को, बट वो दोनों ऑपरेशंस थे, स्ट्रांग थे, हमारे सामने थे। इनफैक्ट ये जो रामबन वाला भी बता रहा हूँ, ये भी एक ऑपरक्षक, एक ऑपरेशन बोलते हैं उसको, उसके अंडर आता है। तो रहे ऑपरेशंस, प्लस इंटरेस्टिंग जगहें रही हैं, वहाँ पर भी इंटरेस्टिंग लोग मिले हैं जी। अपनी तरफ से कोशिश करी कि जहाँ जितने लोगों के लिए जो कर सकें वो करें। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, आप ही लोगों के वजह से आज हम जो सिविलियंस हैं वो आसानी से सो सकते हैं रात में, क्योंकि कोई ना कोई बॉर्डर पे खड़ा होकर के गार्ड कर रहा है। एक तो बहुत अच्छी लाइनें हैं, चार मैं आपको जी प्लीज। कि सर ना झुकाना मस्जिद में ना मंदिर के अहाते में, सर ना झुकाना ना मंदिर में, ना मस्जिद में ना मंदिर के अहाते में, सर ना झुके तुम्हारा इबादत में, मिजाज कुर्सी में या किसी की इबादत में, सर झुके सिर्फ उनकी शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। बहुत अच्छी बात सर कही आपने। तो ये आपका खुद का लिखा हुआ है कि नहीं? कुछ पोर्शन कहीं सुना होगा, दिमाग में है तो अच्छा जी। मेरा अपना लिखा हुआ मैं आपको सुनाऊंगा जब हमारी बारी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आएंगे उस पे। तो सर जैसा मुझे आपको बारे में जानकारी लेते हुए ये बात पता चली कि आपने लगभग 22-25 साल इसमें डिफेंस में, लगभग 24 साल मैंने। 24 साल जी। तो उसके बाद आपने क्या छोड़ दिया? जी ऐसा था कि 24 साल में आते आते जो एक्चुअली मुझे लगने लगा था कि अब मैं
अपना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बाहर बढ़ाना चाहता हूँ। जी। जो मैं सेवा करना चाहता था, जो मैं काम करना चाहता था, उतना हो गया जी। और पूरे देश का भ्रमण भी हो गया। जी। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि मुझे ऑफिस वर्क और प्लानिंग से बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता था अच्छा। उसमें। तो सोल्जरिंग वाला काम हो चुका था। सोल्जरिंग वाला काम। तो 2019 में मैंने आर्मी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। अच्छा। और उसके बाद बहुत ही एक बढ़िया सफ़र पे चले, जिसमें मैंने स्टार्टअप्स शुरू करे। ओके। एक के बाद एक 3 स्टार्टअप शुरू करे। अब मैं चौथे नंबर पे हूँ। ओह। हुआ ये कि 2019 में जो मैंने स्टार्टअप शुरू करा, उसमें जो कुछ मेरे पास जमा जोखड़ा, जो पैसा बचा, पूंजी जो बची थी, वो सब उसमें लग गई। जी। और 2020 में कोविड आ गया। जी। अब मेरी टीम के खर्चे तो जाने थे, वो खर्चे चलते रहे और कमाई बंद हो गई। तो जितनी पूंजी थी वो सारी की सारी लग गई। जी। हम आखिरी अपने 5,000 10,000 पे आ गए। जी। और फिर दोस्तों यारों से मांगे, फिर अपनी बहन से मांगे कुछ पैसे इधर उधर से, किसी तरह काम चला। पर ऊपर वाले की दया थी और मेहनत थी, कि बच्चों की मेहनत थी हमारे, कि 2021 में आते आते फिर हमने काम पकड़ लिया। ठीक जी। 2021 के बाद मेरे को वो काम भी, मुझे लगा मेरे को नए किसी और एरिया में जाना है। वो काम कंसल्टिंग का था। जी। अगला काम हमने मैन्युफैक्चरिंग का शुरू करा। उसमें बहुत सारे गैप्स होते हैं। आप सोचेंगे कि मैं टैंक बनाऊंगा सीधा। जी। टैंक बनाने से शुरू नहीं कर सकते। जी। टैंक का जो चेन होती है, उसका एक छोटा सा पेच होता है, वो भी स्पेशल है। जी। जी। ठीक है। तो वो पेच बनाने से शुरू करा, उस तरीके से शुरू करा काम। तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशलाइज्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी। वो भी काम अच्छा चला। तो हमने अपने पार्टनर को वो हैंड ओवर करा। उसके बाद मैंने इंटेलिजेंस और एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना कदम रखा। अच्छा। 2023 में। जी। वो हमारे एक मित्र थे जो कि अपनी कंपनी सेटअप करना चाहते थे और मेरी मदद चाह रहे थे। जी। तो हमने उनके लिए सेटअप करके दी। अभी वो कंपनी ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छी जा रही है। फिर मैंने अपनी कंपनी दोबारा से लॉन्च करी 2024 में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस, आई मीन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पास ओपन सोर्स में अवेलेबल है। जी। इसे ओसेंट बोलते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। जी। लेकिन उनको एनालाइज करना और समझना। बांग्लादेश में जो हालात हैं, वो हालात कहाँ से शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, और उसको अगर हम राइट टाइम पे एनालाइज करते और वो पूरे कंटेंट्स को एक जगह लाके अगर कोई प्लेटफॉर्म एनालाइज करता, तो आपको लगभग 3 महीने पहले बता देता कि यहाँ ये इवेंट होने वाला है। जी। इनफैक्ट हमारा जो एल्गोरिदम बनाया था हमारे बच्चों ने, वो हम उस समय देख रहे थे। तो जब ये इवेंट हुआ, जब उनकी प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से रातों रात जाना पड़ा, जी, उससे लगभग 10-12 दिन पहले हमारा मेरा ही अपना एक टीम का मेंबर वो आया, बोला सर मेरा एल्गोरिदम जो है ये बोल रहा है कि अगले 6-7 दिन में यहाँ पर तख्ता पलट होने वाला है। हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, इधर पढ़ा, मेरे को लगा नहीं आया सर, तुम अपना एल्गोरिदम ठीक करो, ये कुछ गलत बता। और जब हुआ तो तब हमें झटका लगा कि ये क्या हुआ। उसके बाद हमने उस एल्गोरिदम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और ज़्यादा, अब आज की डेट में हम 2 जगह उस एल्गोरिदम को यूज़ कर रहे हैं, और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आर्मी या कोई इस तरीके की। उसी बात पे आना चाह रहा था, क्योंकि आपने जैसा बताया कि वैसे तो बहुत से चीज़ें इस पूरे डिस्कशन में आ गई, क्वेश्चन अभी मेरे बहुत सारे हैं जी, लेकिन सबसे पहले इसी पे कर लेते हैं क्योंकि ये अभी दिमाग में तुरंत का तुरंत आ रहा है कि एल्गोरिदम जो आपने बनाया तो वो तो हमारे आर्मी के भी बहुत ज़्यादा काम में आ सकता है। तो अभी अप्रोच किया है क्या? एक्चुअली हमने 2 जगह अप्रोच करा, बट शायद वो अभी उसका, देखिए आइडिया वही कामयाब होता है जो जिसका समय आ जाए। जी, इट्स अ ओल्ड सेइंग कि इट्स नॉट अबाउट द आइडिया, इट्स अबाउट द टाइम ऑफ द आइडिया। राइट। तो हो सकता है इनको आगे कभी ना कभी किसी को समझ में आएगा, लेकिन हमारे 2 ऐसे एरियाज हैं जिनको ये बहुत काम आ सकता है। जैसे कि एक है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और एक डिफेंस, इन दोनों के लिए काम का आ सकता है और इसमें बहुत स्कोप है अभी बढ़ाने का इसको। बिल्कुल।
देखते हैं आगे किस तरीके का आता है। बट मैं आपको एक आपने उस टाइम मेरे से पूछा कि कोई अपनी लिखी हुई बताएंगे जी जो 2020 का समय था जबकि सब कुछ लुट गया था और पूंजी खत्म हो गई थी जी। उस समय पे अपने आप को मैंने इंस्पायर करने के लिए एक अच्छा, छोटी सी कविता लिखी थी। बिल्कुल सर, हम सुनना तो- चाहेंगे। मैं क्या, मेरे दर्शक भी शायद ये सुनना चाहेंगे कि हमारे गेस्ट जो आते हैं वो हैं तो डिफेंस के, लेकिन एक सॉफ्टर साइड भी है जी जो बिल्कुल है। उनका कविता के फॉर्म में या शायरी के फॉर्म में कहीं वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो प्लीज आप अपनी कविता को वो रखें तो दर्शकों के इसका सामने। नज्म का उन्वान है क्या लगता है तुझे जिंदगी। हम्म, क्या लगता है तुझे है जिंदगी, हम गिरे तो क्या उठ ना पाएंगे। हम्म, क्या लगता है तुझे जिंदगी, हम गिरे तो क्या उठ ना पाएंगे। थक गए तो बैठे रहेंगे, रुक जाएंगे। तेरे अंधेरे से सहमे डर जाएंगे। तेरी बेरुखी से नाराज होके जम जाएंगे। क्या लगता है तुझे है जिंदगी, क्या लगता है तुझे है जिंदगी, हम गिरे तो क्या उठ ना पाएंगे। सुन ले ए जिंदगी, हम जहां गिरेंगे सुन ले, वहां अपने निशान रख, अपने जख्मों को सहलाएंगे। हम वहीं से अपनी नई राह बनाएंगे। हर सपने को याद रखेंगे, मन को बहलाना पड़ा तो बहलाएंगे। और फिर से एक एक सपने को संवार कर संजोने जाएंगे। सुन ले ए जिंदगी, अपनी हर इंद्री को जगा, अपने हर हौसले को जमा, अपनी हर इंद्री को जगा, अपने हर हौसले को जमा। तो देखना तेरे सीने पर सूरज अपने हाथों से फिर उगाएंगे। सुन ले ए जिंदगी, हम मनुपुत्र हैं, आदम की औलाद हैं। मौत भी आएगी अगर रास्ते में, उससे भी कह देंगे जा लौट जा, हम आज नहीं कल जाएंगे। हमारे सपने अधूरे हैं, हमारी ख्वाहिशें नामुकम्मल, वो पूरी कर ले ज़रा, जा लौट जा, हम आज नहीं कल जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब इतने अच्छे लफ्ज़ों में आपने अपने पूरे जज्बातों को उकेर के रख दिया जिसको बोलते हैं। तो ये मैंने अपनी लिखने के बाद इसका एक बड़ा प्रिंट मैंने अपने सामने अपनी टेबल पे रखा। बहुत ही मोटिवेशनल है। जब मुझे लगता है कि नीचे गिर रहा हूँ तब मैं इसको पढ़ता हूँ। बिल्कुल, और खुद का लिखा हुआ है सबसे बड़ी बात। तो अपनी लिखी हुई बात खुद को मोटिवेट कर रही है। इनफैक्ट ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे शायद विरासत में मिली है। अच्छा। मेरे पिताजी बहुत अच्छा लिखते थे। उनकी लाई हुई किताबें मैं आज तक पढ़ता रहता हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ने का शौक, वो ये बोलते थे कि एक जिंदगी में सब कुछ एक्सपीरियंस करना मुनासिब नहीं है। तो किसी ने अगर किताब लिखी है उसका एक्सपीरियंस जिंदगी का उसमें है। अब किताबें पढ़ के उसके एक्सपीरियंस को जी सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। चाहे वो मिर्जा गालिब हो जी, चाहे कीट्स हो, चाहे हम बात करें हैमिल्टन की, जिस तरीके के पोएट्स, राइटर्स, शेक्सपियर, वो सब तरीके का किताबें वो पढ़ते रहे और वो किताबें मैं उनसे लेके आगे बिल्कुल एक ही जीवन में कई जीवन जी लेने वाली बात है, और ये एक कलाकार ही समझ सकता है जी। तो एक हम देख रहे हैं अपने सामने एक डिफेंस पर्सन और कलाकार का कॉम्बिनेशन हमारे सामने बैठा हुआ है, जो कि कर्नल कौशल के जी हैं हमारे साथ में। तो सर, एक क्वेश्चन मैं दोबारा वापस अपने डिस्कशन पे जाना चाहूँगा जी। आर्मी से आपने वीआरएस लिया, तो उस समय जो पहले और बाद के शशांक कौशल जी में क्या डिफरेंस आप पाते हैं? जो तो ये है जी डिफरेंस। अच्छा, यू गॉट दिस बियर्ड। जी, फौज में दाढ़ी नहीं रख सकते अदर देन इफ यू आर सरदार जी, बिकॉज उनके रिलीजन के हिसाब से है। और अगर आप मुस्लिम हैं और आप अगर ये रिक्वेस्ट डालते हैं कि मैं दाढ़ी रखना चाहता हूँ तो वो अलाउ करते हैं जी। और लेकिन उसमें कुछ एक कंडीशंस हैं कि आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, आपको वैसा ही रखना पड़ेगा। अच्छा। जैसा आपके रिलीजन में है वैसा रखना पड़ेगा। अच्छा। सो एक तो ये शेव करते थे रोज, वो चेंज आ गया। दूसरा आई थिंक मैं शुरू से थोड़ा सा लीक से हटके हूँ जी। और मुझे लगता है कि जो मैंने अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ
थोड़ा सा अनुशासित करके रखा हुआ था, जी, रोका हुआ था, जी, वो बाहर आने के बाद मैं खुल के काम कर खुल के सकता काम हूँ। कर। वहाँ बंदिशें हैं और वो बंदिशें बहुत ज़रूरी हैं। हम्म, मैं बिल्कुल नहीं मानता, कई लोग बोलते हैं कि ऐसी बंदिशें नहीं होनी चाहिए, पर ये हमारी उस संस्था की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक। अगर आप चाहें कि भाई मैं वहाँ बैठ के मैं कुछ भी गलत मलत लिख सकूँ, वो नहीं होगा। नहीं होगा। तो आई थिंक मेरी क्रिएटिविटी बेटर हुई है। मैंने कुछ एक स्क्रीन प्लेज लिखे हैं, ओहो, कुछ डायरेक्टर्स के लिए उनको सपोर्ट करा है ड्यूरिंग देयर सीरीज। एक सीरीज है Z5 पे, हिंदुस्तान के जवान, हिंदुस्तान के और समथिंग, कोई नहीं सर, नाम हम निकाल लेंगे। नाम मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें मेरा नंबरिंग में नाम नजर आएगा, क्योंकि मैं उनको कॉन्स्टेंटली आई यूज्ड टू एडवाइज देम कि ये कैसे होता है, क्या होता है, वो है। प्लस कुछ एक लोगों के साथ बातचीत होती है, कई बार ओपन हाउसेस में जाते हैं, अपनी कविताएं सुनाते हैं, लोगों की बातचीत सुनते हैं, तो वो समय भी मिल पाता है थोड़ा और अपने क्रिएटिव परस्यूट्स को, अपनी प्रेरणा को और बढ़ाने के लिए समय मिलता है। वैसे लोगों से ज्यादा मुलाकात हो पाती है। फौज में रहते शायद उतने क्रिएटिव लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती, क्योंकि आप किसी और तरीके का काम कर रहे हैं वहां पर। तो आई थिंक ये फर्क आया है अब हमें, और थोड़ा कपड़ों में शायद फर्क आया है। पहले बिल्कुल ड्रेस्ड अप और फॉर्मल रहते थे, अब थोड़ा मेरे को, और स्पेशली मेरे को कपड़े चेंज करने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि जब मैं शुरू में मैंने अपना स्टार्टअप शुरू करा, तो जो बच्चे आते थे वो निकर और टी शर्ट में आते थे। आजकल स्टार्टअप का तो ये कल्चर है, मुझे वो मेरे से बात ही नहीं करना चाहते थे जी। अगर हम आइडिएशन के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो सब चुप रहते थे जी। फिर मैंने एक दिन उनसे बात करी, पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला सर आप बहुत सीरियस और बहुत ओल्ड टाइमर का। हाँ, वो तो मैंने अपने पहले कपड़े चेंज किए, फिर अपना बोलने चालने का तरीका थोड़ा चेंज करा। जी जी। तो अब वो हमारे साथ खुल के बात कर पाते हैं, तो शायद ये थोड़ा सा फर्क आया है। जी। तो सर आपने अभी बताया जैसा कि आप स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, तो क्या स्टार्टअप्स मतलब आप स्टार्टअप्स को जिसे कहते हैं ना इंक्यूबेशन में उनके हेल्प करते हैं, या उनको प्रॉपरली पूरा सेटअप करवाने में आप उनकी हेल्प करते पूरा हैं? सेटअप करने में एक्चुअली बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। आई एम सो थैंकफुल, आई मीन दिस, हमारी गवर्नमेंट ने जब भी से ये स्टार्टअप का प्रोसेस शुरू करा और जब ये पॉलिसीज लाए, लेकिन ये पॉलिसीज नीचे तक पर्कुलेट नहीं करती और इतनी सारी ग्रांट्स अवेलेबल हैं। आज अगर आप मन में कुछ सोच लेते हैं, आपको पैसे की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ आपके सोच में और मार्गदर्शन, नॉलेज और इंफॉर्मेशन नहीं है। Exactly. दैट फ्लो इज मिसिंग। तो मैं बहुत सारी जगह, बहुत सारे स्टार्टअप्स को, उनको ये मार्गदर्शन देता हूँ कि आप इसके लिए किस किस से जुड़े, कहाँ से ग्रांट ले सकते हैं, किस तरीके का इंक्यूबेशन कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। और इनफैक्ट उनको बहुत जगह, जैसे कई सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि डिफेंस में बहुत रिक्वायरमेंट होती है, डेली यूज के आइटम, जी, ठीक है। कोई हो सकता है टी शर्ट हो, कोई हो सकता है किस तरीके का कैप हो, कोई स्पेशल चश्मा हो, कोई कान में लगाने की मशीन हो, जी, जो कि बहुत छोटे लेवल पे जरूरत होती है, बट होती है जरूरत। बिल्कुल। तो ऐसी जगह पे मैं उनको मदद कर देता हूँ कि एटलीस्ट उनके 2, 4, 5 आइटम चले जाएं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि फौज इतनी छोटी, डिफेंस, जब मैं फौज बोलता हूँ तो डिफेंस की बात कर रहे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर वर्ड ऑफ माउथ से काम होता है। अच्छा। तो अगर आपका आइटम गया कहीं पर जी, उस स्टार्टअप से और वो किसी को अच्छा लगा, काम का लगा, अगर आपकी क्वालिटी ठीक है, प्राइसिंग ठीक है, तो ऑटोमेटिकली और लोग आपसे आके क्वेरी पूछने लगते हैं। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। एक स्टार्टअप था ड्रोन्स का जिसको मैं मेंटर कर रहा था। दे वर मेकिंग माइक्रो ड्रोन्स, इतने साइज के जो कि ज़रूरत पड़ती है जब कभी आप किसी ऑपरेशन में हैं और आपको किसी होटल के अंदर घुसने, जैसे आप 2611 की बात करें जी, हमारे पास तब ड्रोन्स नहीं थे वो छोटे वाले जो कि आपके आगे जाके देख सकें, उस तरीके के ऑपरेशन में उनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो ये दोनों 3 बच्चे थे, ये एमिटी यूनिवर्सिटी में पहले वहाँ इंक्यूबेट हो रहे थे। तो इनको मैंने सिर्फ इतनी मदद करी कि इनको 2 लोगों से कनेक्ट करा जो कि जम्मू कश्मीर में थे और उनको ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जी। उन्होंने वहाँ दिया, उनको यूज़ हुआ और इनके लिए वो एक चिट्ठी मिल गई
कि हाँ हमने यहाँ पर दिया, एप्रिसिएशन लेटर ऑफ एप्रिसिएशन लेटर मिला जी। और वो एप्रिसिएशन लेटर से ये उसके बाद एनएसजी गए, इधर गए उधर गए, कई जगह अभी नाउ दे आर डूइंग क्वाइट वेल। गुड। तो आप सिर्फ एक, मैं सोसाइटी को क्या दे सकता हूँ, मैं सिर्फ ये दे सकता हूँ कि जो मेरा कनेक्ट है मैं उसको सही जगह पे पहुंचा सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं मदद करता हूँ इनकी, कई बार ग्रांट्स के लिए भी, और कई बार उनको बिल्कुल अगर ऐसा जरूरत हो कि कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मैं इन्वेस्टमेंट भी लेके आता हूँ उनके लिए, चाहे मेरी पर्सनल हो, चाहे एक दो दोस्तों से बात करें, क्राउड फंडिंग काइंड। जी बिल्कुल। तो सब तरीके की और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है इसमें, बहुत तसल्ली मिलती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक तरीके से मातृभूमि की सेवा कर चुका हूं और अब जो कर रहा हूं ये अगली जनरेशन और अपने फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। बहुत अच्छी सर, आपके ये जो इमोशंस हैं यही शायद लोगों को ये मार्गदर्शक बनेंगे आगे आने वाले टाइम में। और इसमें एक सर नेक्स्ट चीज़ की, आपको क्या लगता है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं रिलेटेड टू स्टार्टअप्स वो सफिशिएंट हैं और उनका सही इस्तेमाल हो रहा है, सही लोगों तक पहुंच रही हैं वो? देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज तो बहुत सारी हैं इस टाइम और बहुत सपोर्ट है गवर्नमेंट का। आई विल से कि मेरे लाइफ टाइम में आई थिंक इतनी ज़्यादा अच्छा इकोसिस्टम जो हिंदुस्तान में है इस समय स्टार्टअप के लिए, मैं नहीं मानता कि मैंने कहीं और देखा है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 37 डिफरेंट कंट्रीज में जी, फौज छोड़ने के बाद जी। अच्छा, फौज छोड़ने के बाद 2019 से पहले लगभग 3 या 4 कंट्रीज देखी थी, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ गए थे। रिस्ट्रिक्शन होती है वो किस तरह की, कम जाना होता है आपका। तो 2019 के बाद ऑलमोस्ट 37 कंट्रीज मैंने ट्रैवल करे हैं, जिसमें लगभग पूरा यूरोप मानिए, साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, कंबोडिया, बाली, आई मीन जितनी कंट्रीज आप श्रीलंका से लेके और जितना आप साउथ ईस्ट एशिया में सोच सकते हैं वो। तो ये सब कंट्रीज में मैं जब जाता हूँ मैं वहाँ की एक लोकल स्टार्टअप इकोसिस्टम देखता हूँ। हाँ जी। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत ही कम ग्रांट्स हैं इस तरीके की। गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं और उनके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं। जब मैं उनको कंपेयर करता हूं अपनी पॉलिसीज के साथ तो आई थिंक हमारी पॉलिसीज इतनी सिंपलिस्टिक बनाई हैं, अब धीरे धीरे डिफिकल्ट हो रही है क्योंकि कुछ लोगों ने गलत इस्तेमाल करा है, इसका मिसयूज करा है जी। और देखिए जहां अच्छी चीजें होंगी वहां खराब भी होंगी। जी, मिठाई के संग में मक्खी, मिठाई के संग में मक्खी आई जाती है। तो आई थिंक अभी जो पॉलिसीज हैं, अभी भी आज की डेट में भी इतने ग्रांट्स हैं, इतने लोन्स हैं, इतनी तरीके की अच्छी पॉलिसीज हैं कि अगर बच्चे जो भी कॉलेज से स्ट्रेट निकलने के बाद अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, दे कैन डू इट। सिर्फ दिमाग, अपना आइडिया, सोच और 4 या 5 साल का फोकस्ड मेहनत चाहिए, उसके बिना नहीं होगा जी। कोई और नहीं करेगा आपके लिए। एक मैं बहुत जगह सेशंस लेने के लिए जाता हूँ, तो एक मेरा पुराना इंस्टीट्यूट है जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड बोलते हैं, IIFT, वहाँ मैंने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करा है जी। तो वो मुझे कभी कभी बुलाते हैं अपने MBA के स्टूडेंट से बात करने के लिए जी। मैं जब लास्ट सेशन के लिए गया तो एक बाद में हमारी चाय के दौरान एक मेरे पास स्टूडेंट्स आए 2, उन्होंने बोला कि सर हम ना ये जो वेस्टेज होती है, वेस्ट मैनेजमेंट का, हम एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हमने इतना पैसा जमा कर लिया, हमने ये कर लिया है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। मैंने उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछे। मैंने कहा तुम किसी कॉलोनी में रहते हो? बोला हाँ सर, वो सो एंड सो कॉलोनी में। मैंने कहा वहाँ पर कितने घर हैं? बोला सर 1200। मैंने कहा कभी जाके वो कूड़े वाले के साथ 2 दिन चक्कर लगाया सुबह तुमने, कि वो कहाँ से उठाता है, कैसे उठाता है, क्या करता है, कहाँ आता है, कौन से ट्रक में डालता है, कौन से थैले में? नहीं सर। मैंने कहा और उसमें पैसे कितने लगेंगे? 10 रुपए, उसको एक चाय पिलाना और बोलना भाई कल सुबह जब तू आएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। आई सेड अनलेस यू नो राइट कि वो कूड़े वाला कूड़ा उठा के कैसे सेग्रीगेट करता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, तुम कैसे इस आइडिया पे काम करोगे? तो इट इज ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस एंड समबडी गाइडिंग यू। आई डोंट नो वेदर उन्होंने आगे शुरू करा या नहीं जी। तो बट दैट इज व्हाट आई फील इज लैकिंग राइट। आप करना चाहते हैं लेकिन उस चीज को बहुत बेस तरीके से आप स्टार्ट नहीं करना चाहते। एंड दीज आर वेरी सिंपलिस्टिक थिंग्स। और जो बच्चे कर रहे हैं मैं उनको देखता हूँ, कमाल है। मतलब उनका इतना फोकस है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसने मेरे को बांग्लादेश वाला वो एल्गोरिथम किस लिए करा,
I can assure you that boy, I have seen him continuously 7 days not sleeping. मैं ऑफिस से जाता था, वापस आता था, he was there. I said, तू गया कब और रात को आया कब है? बोले सर मैं यहीं था. That is the kind of passion and hard work that is required. वो मैं नहीं कर सकता. See, एक एज है. बिल्कुल. मेरी एज मुझे कम से कम 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की नींद कंपल्सरी है मेरी. जी. लेकिन उस एज में आप वो कर सकते हो और वो तब करोगे जब आपके अंदर पैशन होगा. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज में आई डोंट थिंक कि कोई कमी है. एंड बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिसीज हैं जो कि जैसे एक अटल इनोवेशन मिशन है, उसके थ्रू आप चाहें तो कितना ग्रांट ले सकते हैं, कितने लोन्स ले सकते हैं, फ्री लोन्स ले सकते हैं विदाउट एनी. इट्स नॉट लाइक बैंक लोन कि आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा. जी. लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आप वो कैसे करेंगे. जी. आप डीपीआईटी में स्टार्टअप को कैसे रजिस्टर करेंगे. मैंने अपने 4 स्टार्टअप्स जितने थे उन सबको मैंने पर्सनली रजिस्टर करा है. एंड बिलीव मी, आज रजिस्टर करें, कल सुबह सर्टिफिकेट आ गया. अच्छा. अब अगर आप उसमें आप लिख ही नहीं सकते ठीक से जी. तो यार आप इतना तो करना पड़ेगा. बिल्कुल. जी. तो आई थिंक गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत ही वंडरफुल है. और मैं इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज बता रहा हूँ. इस जनवरी फरवरी में आई वाज इन अ प्लेस कॉल्ड नॉर्वे. नॉर्वे इज अ रिच कंट्री क्योंकि ऑयल है, उनके पास काफी कुछ है. एंड टेक्निकली आई थिंक दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेक्नोलॉजी. बहुत पैसा खर्च करते हैं टेक्नोलॉजी पे. उनका जो कैपिटल सिटी है ओस्लो जी, वहां पर मेन सिटी के बीच में ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि 8 माले की बिल्डिंग है, बहुत बड़ी, और उसमें सिर्फ 2 फ्लोर्स यूज हो रहे हैं. अच्छा. When I asked them, क्योंकि वहां मेरी एक मीटिंग थी, तो मैंने उनसे पूछा भाई ऊपर 8 फ्लोर दिख रहे हैं और ऊपर तो अंधेरा दिख रहा है, लाइटें क्यों नहीं दिख रही? बोला वो एक्सपेंशन के लिए है, फ्यूचर एक्सपेंशन. आई सेड ये फ्यूचर एक्सपेंशन कब होगा? बोला वी डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ पीपल टू ऑक्यूपाई दिस फॉर स्टार्टअप्स. सो दे विल, वो उसको खाली रखेंगे लेकिन किसी स्टार्टअप्स को नहीं देंगे. स्टार्टअप्स को नहीं. वेरएज हमारे यहाँ आज की डेट में आप यूनिवर्सिटीज में जाइए, कहीं आईआईटीज में जाइए, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाइए, आपको वहां पर इंक्यूबेट करने के दे विल बी हैप्पी टू गिव यू अ स्पेस, राइट, विदाउट एनी मनी. इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए? आपके पास इतना ब्यूटीफुल, अगर कोई सक्सेसफुल हो सकता है जी, तो आई थिंक आज की डेट में हिंदुस्तान से अच्छा कोई इकोसिस्टम प्रोवाइड नहीं करता. जी. ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत से काम करना चाहते हैं. जी, बहुत अच्छी बात सर आपने बताई. सर इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गोइंग बैक टू डिफेंस पर्सन कर्नल शशांक कौशल जी, ये जो अभी हम आप देख रहे हैं हमारे आसपास जितने ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, लाइक ऑपरेशन सिंदूर हुआ या ईरान और आपके इजराइल की लड़ाई हुई, इसमें ऑपरेशन राइजिंग लाइन आया, यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है. तो एज अ डिफेंस पर्सन क्योंकि आप दोनों एंगल से देख सकते हैं, और आज की डेट में एज अ सिविलियन आप उसको किस तरीके से देखते हैं? ये मतलब ये क्या जरूरी है, पहली बात. दूसरा ये कि जरूरत है तो क्या उसका जो जिसे कहते हैं स्केल ऑफ वॉर दैट इज करेक्ट, और इससे ज़्यादा होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए था, और उसका एक जनरल जो ह्यूमन बीइंग है उस पर उसका क्या असर आ रहा है, इस बारे में कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे. एक शेर है, आई थिंक इकबाल का है कि जी, जंग तो खुद एक मसला है, ये मसलों का हल क्या देगा. जी, राइट. तो जंग किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं हो सकती. जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ताकतवर नहीं होना. जी, आप 2 ही तरीके से जंग रोक सकते हैं, या मर के या मार के. बिल्कुल. तो मर के जंग रोकना कोई ताकत नहीं है. जी, ताकत इतनी होनी चाहिए कि जंग करने वाला आपके सामने रुके अपने आप. जी. लेकिन अगर हम बात करें कि पूरे विश्व में इसमें जो जंग है, देयर आर 36 वॉर्स व्हिच आर ऑन एज ऑफ नाउ. हम बात करते हैं सिर्फ इजराइल और ईरान की, हम बात करते हैं यूक्रेन और रशिया की, हम बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की, या बहुत ज़्यादा होगा तो कभी पैलेस्टीन और सीरिया की बात कर लेंगे. लेकिन डू यू नो देयर आर 36 वॉर्स गोइंग ऑन. 36. जी. यमन में होतीज की वॉर,
जी राइट, आप अफ्रीका में, कॉन्गो में आप जो वॉर चल रही है, दैट इज मोर डिस्ट्रक्टिव देन एनी अदर वॉर। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि 36 जगह पे लड़ाई चल रही है, लेकिन ये आपकी नजर में क्यों है? बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यूरोप सोचता है कि वो इस दुनिया का सेंटर है जी। तो जहां उनकी लड़ाई हो रही है, जहां वो इन्वॉल्व है, हाँ, वो एक लड़ाई इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बेकार। सब इम्पोर्टेंट नहीं। हमारी जो, अब मैं इसको ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ता हूं। जी आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया का पिछले 3 साल से लड़ाई चल रही जी है। इजराइल और ईरान का अभी ये कोई फैसला नहीं होगा जी और ये चलेगा ना। जी जी ऑपरेशन सिंदूर इज एन एग्जाम्पल, ये एक ऐसा उदाहरण है पूरी जी। दुनिया के लिए कि आप किसी भी जंग को कितना कैलिब्रेट कर सकते हैं। जी एक ऐसा एक्शन, इनफैक्ट मैं जी टीवी में एक डिस्कशन के लिए बुलाया था, तो मैंने उनको यही बोला था, उस समय ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था। जी ऐसे आप देखिएगा कि ये ऑपरेशन ऐसा होगा जिसको दुनिया के लिए एक उदाहरण बनेगा कि जंग को अपने टर्म्स पे, अपनी शर्तों पे कैसे रोकना है जी। और किस समय पे रोकना है। अच्छा। एंड सेम थिंग, आई थिंक यूक्रेन और रशिया दोनों थक चुके होंगे जी पर लड़ाई रोक नहीं सकते, जी क्योंकि उन्होंने कहीं पर अपने लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर करा ही नहीं है। जी आप सेम इजराइल और ईरान का आप देखेंगे कि ये जंग जो है किसी ना किसी रूप में, हो सकता है उसका रूप बदलता रहे, कभी वो मिलिटेंसी में आ जाएगी, कभी टेरर में आ जाएगी, कभी कुछ और हो जाएगा, लेकिन ये चलेगी। जी क्यों? क्योंकि उसका उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं रखे। हमारे केस में आई थिंक हमारी लीडरशिप इतनी सुलझी और इतने दिमाग से क्लैरिटी थी कि उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर रखी थी कि 4 दिन में ये होगा, 5वें दिन में बंद करेंगे, 6ठे दिन में नहीं बंद करा तो फिर ये होगा। सो कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स और कहाँ रोकना है, जी ये बड़ा जरूरी है समझना कि जंग शुरू करने से पहले कि हम किन पॉइंट्स पे जंग को रोकेंगे, एक एग्जिट पॉलिसी क्या है। जी यूएस के अगेंस्ट में आपको क्योंकि मैं मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, जी जी आप ये देखिए कि यूएस की हिस्ट्री में आप पढ़ के देखिए कि कोई भी ऐसी जगह जहां उन्होंने कदम रखा हो और वहां से वो उनकी एग्जिट पॉलिसी करेक्ट रही हो। जी वियतनाम में ये 20 साल जी वियतनाम जैसी छोटी कंट्री से पिट के और रातों रात निकले हैं साइगोन से। अच्छा। सेम रातों रात, मतलब मैं जब बोल रहा हूँ रातों रात मतलब सचमुच रातों रात। ओके। कि इनके 3 प्लेन्स गए, 4 वहां पर शिप्स आए और इन्होंने अपने लोगों को जितने बचा सके उनको ले गए, जो रह गए वो सब मार दिए गए। ओहो। इफ यू रीड अबाउट वियतनाम वॉर तो आपको इसमें पता लगेगा। सेम गोज फॉर अफगानिस्तान, ये लोग रातों रात वहां से भागे थे जी। जो बच गए वो मारे गए वहां जी। जब तालिबानियों ने वापस कंट्रोल करा, बिकॉज दे डोंट थिंक थ्रू एंड इट इज इन देयर एडवांटेज। उनके लिए ये फायदेमंद है जी। कि वो ऐसे हालात में उन देशों को छोड़ जाए ताकि कल को वो अपने अस्त्र शस्त्र बेच सके वहां। जी। मुझे लगता है कि अगर सचमुच दुनिया को एक विश्व गुरु चाहिए जी कि किस तरीके से जंग लड़ी जाए और किस तरीके से जंग का कैलिब्रेटेड रिस्पांस दिया जाए और कैसे एक जंग को सही समय पे रोका जाए, उसके लिए उनको ये ऑपरेशन सिंदूर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर हिंदुस्तान से समझना पड़ेगा कि ऐसे जंग के टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे पूरे किए जाते हैं। तो आई थिंक लड़ाई इतनी जगह चल रही है लेकिन उनमें से किसी के पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं है जितना हमारी पॉलिटिकल क्लैरिटी है। जी। तो आर्मी अगर कोई बोले डिफेंस, तो डिफेंस इज ओनली, डिफेंस जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो एक हथियार है अपनी पॉलिटिकल विल को पूरा करने का। बिल्कुल। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप करेक्ट नहीं सोच रही है जी, तो वो हथियार को आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जी। या तो गलत जगह इस्तेमाल हो जाएगा या गलत तरीके से इस्तेमाल होगा। तो सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आई थिंक श्रेय जाता है पॉलिटिकल लीडरशिप को, पर साथ साथ ऑफ कोर्स हमारी जाबाज वीरों को जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है।
बहुत अच्छी बात सर आपने की। सर इतना ज़्यादा आपके बारे में जाना हमने और आपसे बहुत से अहम मुद्दों पर आपने अपने एक डिफेंस बैकग्राउंड को और एज अ सिविलियन बैकग्राउंड के पर्सन के अकॉर्डिंग आपने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जानकारियां मिली होंगी इससे, और क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है हमारे जी। ऊपर, तो हम इसको यहीं रोकेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले शोज में हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे और कुछ उन मुद्दों को जिन पे हम अभी बातचीत शायद रोक रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जी। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे आपके साथ में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद है आप ये किताब पढ़ेंगे और बिल्कुल। आपको पसंद आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सर टॉपिक, बहुत इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात लग करेंगे। बिल्कुल सर, जी। इस पे हम लोग बात करेंगे। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इस व्लॉग को देखा और अहम मुद्दों पर एक डिफेंस पर्सन जिसके अंदर एक कलाकार भी है, एक बिजनेस एडवाइजर भी है, एक कंसल्टेंट भी है और एक सिविलियन भी है, वो किस तरीके से इन चीज़ों को एनालाइज करता है, किस तरीके से इन चीज़ों को देखता है, इस पे आप लोगों ने गौर किया होगा और शायद ये कहीं ना कहीं आपको एक मार्गदर्शक के रूप में आपको हेल्प करेंगी आपके अपने जीवन को सुधारने में, जीवन शैली को सुधारने में और अपने सही करियर पाथ को चुनने में। तो इन्हीं शब्दों के साथ दर्शकों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातृभूमि।